आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीट्री। तो टू टाइप्स हम इसकी डिस्कस करेंगे आज, दैट इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री और इसके अलावा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। जैसा कि हमने आईआर में देखा और सम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि कंडेंस फॉर्म में होते हैं आपके पास, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीट्री है उसमें हमारे पास जो ट्रांजिशंस होती हैं दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो ना तो उसमें आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन का और ना ही उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं। तो दैट्स व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल्स इन एटम्स। और हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है या जो जो स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास, that only have a line in that figure। ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आता है उसके पास, जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमारे पास जो ग्राफ आता है। तो फ्री एटम्स आप अटेन कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें नेबुलाइजेशन है, एस्पायरेशन है, विंटोरी इफेक्ट है। तो इस जब आप एटम्स आप फ्रीली अटेन कर लेते हो तो उसमें से आप एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ना वो अटेन कर सकते हो थ्रू एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीट्री। आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो है जनरली लेबॉर्ट्रीज में एटॉमिक स्पेक्ट्रो फोटोमीटर को यूज़ करके ट्रेस एलिमेंटल एनालिसिस किया जाता है कि कम से कम जो आपके पास क्वांटिटी होती है सैंपल में उसमें आप ट्रेस एनालिसिस करते हो। इसके अलावा आपके पास इन्वायरमेंटल सैंपल्स हो सकते हैं और that is in order to find out various heavy metals in those environmental samples। for example आपके पास कुछ वाटर के सैंपल हो सकते हैं, अर्थ के सैंपल, क्रस्ट के सैंपल हो सकते हैं। तो उसमें हैवी मेटल्स की को फाइंड आउट करते हो यूजिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री। स्टील इंडस्ट्री में ये टेक्निक्स यूज होती हैं in order to find various elemental elements in manufacturing of steel के उनकी रेशो क्या है। तो वेरियस जनरली आप एलिमेंटल एनालिसिस किसी भी सैंपल में अगर कर रहे होते हो तो यू हैव बेस्ट ऑप्शन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री। Atomic emission spectrometry, it is also formally called flame photometry या flame emission spectrometry भी इसको कहा जाता है। एटॉमिक emission spectrometry जो है ना इसको यूजुअली नाम दिया जाता है। इसमें आपके पास जो सोर्स होता है, जैसे हमने कहा था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास, उसमें एक सोर्स होता है, फिर एक सैंपल कंपार्टमेंट होता है, फिर आपके पास डिटेक्टर होता है। तो इसमें आपके पास सोर्स जो है दैट इज अ फ्लेम, जो कि लो एनर्जी फ्लेम होता है। फ्लेम इमिशन या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री का जो इक्विपमेंट होता है उसमें जो फ्लेम होता है वो लो एनर्जी फ्लेम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन समटाइम इस फ्लेम को आप हाई एनर्जी भी कर सकते हो यूजिंग वेरियस गैसेस जो भी आप इसमें बर्न करते हो इन ऑर्डर टू गेट अ फ्लेम। तो emission spectrum is simple because we have low energy flame
and only you only get few emission lines using flame emission spectrometry. Sample is introduced in the form of solution to the flame uh, और एज अ फाइन स्प्रे के जो भी आपके पास सैंपल होता है एनालाइट होता है उसको आप उसका सॉल्यूशन बना लेते हो किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में। मोस्ट ऑफ द टाइम आप वाटर को भी यूज करते हो और जब आप देख रहे होते हो सैंपल आपका कैरोसिन ऑयल टाइप का है या कोई पेट्रोलियम का कोई प्रोडक्ट है उसके ज़ाहिर है फिर उसके जो स्टैंडर्ड होगा उसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो आप उसी तरीके से कैरोसिन ऑयल या उससे रिलेटेड कोई जो है ना सॉल्वेंट आप उसमें यूज कर सकते हो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास वाटर होता है एज ए सॉल्वेंट। mechanism में element that is to be determined in the form of solution उसको solution की form में लेते हो और then the solvent is evaporated. uh, intensity is directly proportional to concentration and you can get a calibration curve. तो साइड रिएक्शंस में डिक्रीज पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल इसको मैं जरा यहाँ पे मेरे पास ये फिगर इसमें नहीं आ रही थी आई डोंट नो कि व्हाई दिस इज ये जैसा कि मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो लेट्स से कि आप कैल्शियम का जो एलिमेंट है या उसमें कंपोजिशन कोई भी आपके पास सैंपल है उसमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हो तो आप कैल्शियम क्लोराइड का जो है ना वो सॉल्यूशन लोगे और उसको एस्पायरेशन उसकी करोगे उसको वेपर फॉर्म में लाओगे फिर उससे ये होता है कि आपके पास जब गैसियस या वेपर्स फॉर्म में आ जाता है तो उसमें से सॉल्वेंट जो है ना वो रिमूव हो जाता है और ये सारा ये एस्पायरेशन आप फ्लेम में करते हो तो फिर इस जो फ्लेम होता है उसकी वजह से इसको डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना इसको प्रोवाइड होती है और आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में कैल्शियम और जो भी क्लोरीन है वो एलिमेंटल फॉर्म में आपके पास आ जाता है। फिर ये म्यूचुअली कोलिजन से या फ्लेम से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कैल्शियम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर जब ये एक्साइटेड स्टेट क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट की फॉर्म में कैल्शियम या कोई भी एलिमेंट वो फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड या फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है तो उससे ये एनर्जी इमिशन करके इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके पास इस फ्लेम में कुछ साइड रिएक्शंस भी हो सकते हैं जैसे कैल्शियम अगर एलिमेंटल फॉर्म में है वो ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सल आयंस के साथ या फ्री रेडिकल के साथ मिल के कंबाइन हो गया बस कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनते हैं। फिर इनके अगेन आगे से एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है समटाइम्स ये जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं ये इनकी आयनाइजेशन हो जाती है और बस कैल्शियम आयंस बनते हैं और अगेन चूंकि ये फ्लेम में होते हैं तो ये इनके अगेन अकॉर्डिंगली एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन आपके पास जो एलिमेंटल इमिशन होती है दैट इज फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टुवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट तो आपके जो कंसंट्रेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द साइड रिएक्शंस। तो इसको हम देखेंगे कि ये भी आप इसको कह सकते हैं द काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन योर एनालिसिस जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स। तो intensity of emission is actually directly proportional to the concentration और आप एक कैलिब्रेशन कर्व
ऑब्टेन कर लेते हो, और बाय यूजिंग दैट कैलिब्रेशन कर्व, क्योंकि आप स्टैंडर्ड सैंपल्स पहले रन करते हो उस पर, फिर उसकी कैलिब्रेशन कर्व बनाते हो, और उस कैलिब्रेशन कर्व को यूज करते हुए फिर आप अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सैंपल से। उसमें मेथडोलॉजी उसकी जो है ना आप सेम रखते हो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप सेम रखते हो स्टैंडर्ड रन करते हुए, और जो भी फ्लेम है ज़ाहिर है वो तो सेम ही कंपोजिशन की, जो गैसेस आप बर्न कर रहे हो तो वो सेम रखते हो फॉर एनालाइजिंग योर एनालाइट, या फाइंडिंग आउट द कंसंट्रेशन ऑफ योर एनालाइट। जैसे मैंने कहा कि साइड रिएक्शंस में डिक्रीज पॉपुलेशन, जो एलिमेंटल पॉपुलेशन होती हैं, जो जो आपका मकसद है कि आप क्रिएट करें फ्लेम में इन ऑर्डर टू गेट एटॉमिक एमिशंस, तो उसकी वो पॉपुलेशन साइड रिएक्शंस की वजह से वो डिक्रीज भी हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रैक्शन एक्साइटेड इंक्रीज विद टेम्परेचर, जो जाहिर है जो हाई एनर्जी स्टेट्स में आपके पास एलिमेंट्स जाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर सकते हो, या एक्साइटेड स्टेट्स में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनकी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो the relative population of ground state and excited state can be given by Maxwell Boltzmann expression. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट में होती है दैट इज वेरी वेरी मच लो एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन। तो आपके पास इमिशन की जो इंटेंसिटी होती है वो काइंड ऑफ वीक होती है, तो आपके पास अच्छा डिटेक्टर आप उसके लिए यूज़ करते हैं, क्वालिटी डिटेक्टर आप यूज़ करके उसको जो है ना उसमें से वो सिग्नल जो है ना वो अटेन करते हो। तो ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, एन ई है एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन है, ये ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है, ये वेटेड एवरेज है, स्टेटिस्टिकल वेटेड एवरेज एट एक्साइटेड स्टेट, स्टेटिस्टिकल जी नॉट जो है स्टेटिस्टिकल वेटेड एवरेज एट ग्राउंड स्टेट, फिर ये एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट की माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो के है वो दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर एट विच द फ्लेम इज बर्निंग। तो इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसकी रेशो को देख सकते हैं कि ये जो रेशो है हमारे पास कब इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अब लेट्स से कि हमारे पास ये टेबल है जिसमें आपके पास सोडियम है दैट जो इमिट करता है दैट इज ऑन 589 नैनोमीटर पे ये इमिशन करता है, ये मतलब ये है कि 589 नैनोमीटर पे हमारे पास सोडियम के केस में एक लाइन आती है। फिर कैल्शियम जो है 422.7 नैनोमीटर पे हमारे पास इमिशन करता है, और जिंक अगेन हमारे पास 213.8। तो ये लाइंस हमने सेलेक्ट कर ली ना, बहुत सी लाइन होती हैं आपके पास, जो सैंपल आप लेट्स से कि एनालाइट आप उसको एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एक वन ऑफ द फ्यू लाइंस जो है ना वो आप सिलेक्ट करते हो, और उसके अगेन जो है ना वो आप उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो उस एलिमेंट की। तो लेट्स से कि ये रेजोनेंस लाइन हमने सेलेक्ट कर ली हुई हैं, और इन रेजोनेंस लाइन को देखते हुए हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम है 2000 केल्विन, 3000 केल्विन एंड 10,000 केल्विन। अगेन डिफरेंट गैसेस आप यूज करके तो इसका टेम्परेचर जो फ्लेम का है वो वेरी कर सकते हो। तो ये जो रेशो है एन ई बाय एन नॉट, जो पॉपुलेशन है, तो आप देखें कि सोडियम जो कि रिलेटिवली इजीली एक्साइटेड एटम है, अल्कली मेटल है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है एट एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन इन एक्साइटेड स्टेट है वो 9.9 into 10 raised to power minus 6 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एट 2000 केल्विन इन एक्साइटेड स्टेट। फिर 3000 पे अगर हम इसको इंक्रीज करें तो टेम्परेचर को, तो 5.9 इन 10 raised to power minus 4 नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगेन जब हम इसको मज़ीद जो फ्लेम है उसको हम इंक्रीज करें उसके टेम्परेचर को,
तो हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ रीजनेबल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम प्रेजेंट होती है। तो जो लोअर वेवलेंथ के या हाई एनर्जी एलिमेंट्स हैं आपके पास, उसके लिए अगेन आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है, तब जाके आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो generally excited state population is small except at 10,000 Kelvin, which you called the physical form of that sample, maybe in the form of plasma आप उसको sometime कहते हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास पॉपुलेशन, तो जाहिर है जितनी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी ही आपके पास इमिशंस लाइन जो है ना वो अच्छी होंगी, या उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो अम, अच्छी होगी या बेहतर होगी। शॉर्ट वेव लेंथ एलिमेंट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी बाय द फ्लेम, जैसे कि कैल्शियम और जिंक है। अम, अ, जो फ्लेम फोटोमीट्री है या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री है, उसमें आपके पास जो टेम्परेचर है वो रेयरली एक्सीड्स 3000 केल्विन। मोस्ट ऑफ द टाइम आप 3000 या उससे कम ही रहते हो। तो दोज विथ हाई लेमडा या हाई वेवलेंथ इमिशन, जब आपको सोडियम है, जैसे एल्कली है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं समटाइम्स ऊपर वाले आपके पास, तो उसमें जो इजीली आप एक्साइट उसको कर सकते हो। तो वो एटम्स या एलिमेंट्स आप इस पे एनालाइज कर सकते हो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और अगर सेंसिटिविटी जो है ना उसकी अच्छी होती है। अगेन फ्रैक्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट एटम्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन। तो जितनी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन आपके पास ज़्यादा होगी तो उतना ही आपके पास जो एमिशन लाइंस हैं वो इंटेंस होंगे और अच्छे बनेंगे। जनरली एटॉमिक इमिशन में आप मेजरमेंट करते हो ऑफ एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन। जो नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं वो एटॉमिक इमिशन में आप मेजर करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में आप ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन की मेजरमेंट करते हो। Because of chemical reaction that occurs in flame, differences in atomic absorption, atomic emission spectroscopy या spectrometry, and atomic absorption spectrometry sensitivities are not greater. Um, कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि फ्लेम आपके पास एटॉमिक इमिशन में भी यूज़ होता है और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी आप फ्लेम यूज़ करते हो, तो उसमें साइड रिएक्शंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऑल दो कि आपके पास ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन जब आप मेजरमेंट एब्जॉर्प्शन में कर रहे होते हो तो उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, लेकिन अगेन सेकेंडरी रिएक्शंस जो उसमें होते हैं तो वो उनकी सेंसिटिविटीज़ को सेम सेम कर लेती है। लेकिन आप यूँ समझते हैं कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है जिसमें फ्लेम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लो एनर्जी फ्लेम यूज़ होता है। आप हाई एनर्जी फ्लेम भी यूज़ कर सकते हो, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट जिसको आप डिटरमिन करने जा रहे हो, तो वो नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड by using a high energy flame. In both of these techniques, atomic absorption spectrometry, again flame act as an atomizer कि उसको एटॉमिक फॉर्म में वो चेंज करता है। आपके सोल्यूशन में जो सैंपल होता है या एनालाइट होता है उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है फ्लेम। सैंपल सोल्यूशन, सैंपल का आपने सोल्यूशन बनाया किसी भी सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट में, and that is aspirated in the flame and converted to atomic vapors. प्रोसेस सेम है एटम्स को या एलिमेंट्स को अटेन करने का, both in atomic emission and atomic absorption. Some are thermally excited by flame but most remain in the ground state. तो वहाँ पे आप excited state में जितने आपके पास ज़्यादा number of atoms increase होते थे, आपके पास
अच्छी इमिशन आती थी। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ एक्साइटेड फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एटम्स वहीं पे रिजाइड करते हैं। Now these elements या atoms that are present in ground state, they absorb radiations of particular wavelength produced by the source made from the same element. अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है एटॉमिक इमिशन से एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का, कि इसमें आप एक सोर्स, अब उसमें क्या था सोर्स, उसमें आपके पास फ्लेम ही था सोर्स, और वो फ्लेम ही उन एटम्स को एक्साइट कर रहा था, या उसी से वो एनर्जी उन एटम्स को मिल रही थी, वो एक्साइटेड फॉर्म में जा रहे थे। यहाँ पे फ्लेम इज solidly used to atomize your sample, और आपके पास एक और सोर्स यहाँ पे होता है जो कि सेम वेवलेंथ को प्रोड्यूस करता है या इमिट करता है, जो कि उस एलिमेंट जिस एलिमेंट की आप डिटेक्शन कर रहे होते हो। लैम्डा या वेवलेंथ ऑफ द सोर्स must be equal to wavelength of the element that are going to absorb that radiations coming from the source. तो अगेन एब्जॉर्प्शन फॉलो बियर्स लॉ, आप अगेन एक कैलिब्रेशन कर्व जो है ना वो बनाते हो, और फिर उसी कैलिब्रेशन कर्व को यूज करते हो आप अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एनी एनालाइट फाइंड आउट करते हो। नाउ इन दिस जो जनरली आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल या आईआर एफटीआईआर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपने स्टडी किए, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट सैंपल के लिए सोर्स सेम होता है, वो ड्यूट्रियम आर्क लैम्प हो या चाहे वो कार्बाइड सिलिकॉन कार्बाइड का ग्लो बार हो इन आईआर, या टंगस्टन लैंप हो, तो उसमें सोर्स जो है ना वो सेम रहता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में जब आप एलिमेंट्स की एटॉमिक एब्जॉर्प्शन देख रहे हो, उसके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हो, क्योंकि आप जो सोर्स में से जो लाइन इमिट हो रही है, जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं, वो आप मैच करवाते हो जो एलिमेंट्स आपके सैंपल में पड़ा हुआ है। ठीक है, सैंपल कंटेनर में या कंपार्टमेंट में जिसमें फ्लेम में वो बर्न हो रहा है एलिमेंटल फॉर्म में, तो वो रेजोनेंस क्रिएट होती है, तब जाके वो एब्जॉर्प्शन होती है सेम इंटेंसिटी वाली या सेम फ्रीक्वेंसी वाली या सेम वेवलेंथ वाली। इंस्ट्रूमेंटेशन में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की आपके पास लाइट सोर्स होता है, सेल जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वाज फ्लेम एज ए सेल या रेफरेंस, आप इसको यूं कह लें कि यहाँ पे आपके सारे के सारे एटम्स इस फ्लेम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और सम आर गोइंग टू एक्साइटेड स्टेट, लेकिन लाइट सोर्स जो है ना वो यहाँ से इन सैंपल जो कि फ्लेम में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ रेजोनेट करके आपको एब्जॉर्प्शन देता है। फिर मोनोक्रोमेटर है और सामने डिटेक्टर आपने लगाया होता है, फिर डिटेक्टर के बाद एम्पलीफिकेशन का जो प्रोसेस है जनरली हर एक इंस्ट्रूमेंट में होता है, आप सिग्नल को एम्पलीफाई करते हो। आई डोंट नो कि ये पिक्चर्स में नहीं आ रही क्यों। ना यहाँ पे आपके पास है सोर्स है जो कि हालो कैथोड लैंप है। ये इज अ काइंड ऑफ डबल बीम। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में बस सिंगल बीम भी होते हैं, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी होते हैं, और यहाँ पे चॉपर है अगेन, जैसे हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखा था, और ये आपके पास फ्लेम है, और ये आपके पास फ्लेम है जिसमें सैंपल आपने एटोमाइज किया हुआ है, फिर मोनोक्रोमेटर है, डिटेक्टर है, और एम्पलीफायर है।
समटाइम्स आप बैकग्राउंड करेक्शन करते हो यूजिंग ड्यूटियम कंटिन्यूम लैंप। उसकी डिटेल आपकी जो मैं इसका रिलेटेड पोर्शन बुक का अपलोड करूंगा तो उसमें इसका जो मेथड है वो बताया गया है कि इसमें जो इंटरफेयरिंग कंपाउंड्स होते हैं, आगे चल के हम इंटरफेरेंसेस में देखेंगे तो उसमें आप जो है ना कंटिन्यूम सोर्स यूज करके तो उन इंटरफेरेंसेस जो होती हैं आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लेम, या आपने जो सॉल्वेंट यूज किया है, या आपका एनालाइट का जो मैट्रिक्स है उसकी वजह से जो इंटरफेरेंसेस होती हैं इस रेंज में, तो आप उसके लिए ड्यूटियम का जो कंटिन्यूम लैंप है वो यूज करते हो। इसका हम देखेंगे आगे डिटेल अगर इसकी उसमें आई तो। अच्छा, यहाँ पे अ, ये जो चॉपर लगा होता है जनरली जो डबल बीम है आपके पास, जाहिर है उसमें आपके पास रेफरेंस होता है और आपके पास सैंपल कंपार्टमेंट होता है। तो रेफरेंस कोई भी स्टैंडर्ड आप रख लेते हो, वो फ्लेम में से वो जो रेफरेंस की जो बीम है वो नहीं पास होती। तो चॉपर चूंकि लगा होता है यहाँ पे, तो चूंकि ये नैरो लाइंस होती हैं, इसकी बैंड विड्थ, इनकी एब्जॉर्प्शन हो या चाहे वो इमिशन हो तो वो कुछ ज़्यादा नहीं होती। तो ये जो चॉपर है इसकी में ये इसकी वजह से समटाइम नॉइस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से या जो वेव लेंथ है या जो इंटेंसिटी है हॉलो कैथोड लैम्प में से जो आ रही है वो समटाइम्स वो चॉपर की वजह से वो डिग्रेड हो जाती है। उसका जो आप कह सकते हैं क्वालिटी है वो समटाइम डिग्रेड हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वो डिटेक्टर के पास जो पहुंचती है तो उसमें सिग्नल टू नॉइस रेशो वो अच्छी नहीं होती। आल दो सिंगल बीम आपके पास जिसमें चॉपर नहीं लगा होता और वो सिंगल बीम होता है तो उसमें आपके पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है ना वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि उसमें ये कंपोनेंट एक रिड्यूस हो जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो यहाँ से रेडिएशंस इमिट होती हैं हॉलो कैथोड लैंप में से वो डायरेक्टली पास आउट होके थ्रू सैंपल और थ्रू मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर के पास पहुंचती हैं। तो सोर्सेज की तरफ आ जाते हैं। सोर्सेज में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री है उसमें आप यूज करते हो हालो कैथोड लैम्प को। शार्प लाइन सोर्सेज होते हैं बिकॉज विड्थ ऑफ द एब्जॉर्प्शन लाइन इज वेरी नैरो। जस्ट बिकॉज एब्जॉर्प्शन लाइन इज नैरो, स्मॉल कंटेंट रीच डिटेक्टर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए हालो कैथोड लैंप आप यूज करते हो, जिसकी ज्योमेट्री कुछ इस किस्म की होती है जो राइट पे आपको बस फिगर नजर आ रही है। ये शार्प लाइन सोर्स है बेसिकली एंड इमिट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हालो कैथोड लैंप मेड ऑफ सेम एलिमेंट और एलॉय, जिस एलिमेंट की आप फॉर एग्जांपल कैल्शियम की डिटेक्शन करने जा रहे हो सैंपल में, तो उसी कैल्शियम का सोर्स आपने यूज करना होता है जिसमें हालो कैथोड होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ वो कैल्शियम का ही आप यूज करोगे। अब सोडियम की अगर आप डिटेक्शन करें तो सोडियम का हालो कैथोड आप यूज करोगे। इसी तरह समटाइम्स टू और थ्री एलिमेंट्स आप साइमल्टेनियसली डिटेक्ट करने के लिए आप एनालिसिस करते हो तो उसमें आप एलॉयज यूज करते हो उन्हीं मेटल्स का जिसको आप डिटेक्ट करने जा रहे हो थ्रू एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीट्री। तो एनोड जो आपके पास होता है दैट इज अ काइंड ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट होता है जो जो आप यूं कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक बैंगल टाइप का आपने ये एनोड बनाया होता है। अच्छा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच्ड है और ये जो कैथोड है दैट इज
attached to negative terminal of the battery. गैस इसमें रिड्यूस्ड प्रेशर होता है और उसमें आर्गन और नियॉन की गैस आप इसमें फिल की होती है इस हालो कैथोड लैंप में, और ये इनक्लोज होता है क्वार्ट्ज में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो यूवी रेंज में होती हैं। तो आप गिलास का अगर लैंप यूज़ करोगे या गिलास की यहाँ पे विंडो यूज़ करोगे जहाँ से लाइट इमिट हो रही है, या आप यूँ कह सकते हैं रेडिएशंस की जो इमिशन हो रही है, यहाँ पे अगर गिलास होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा उस उन रेडिएशंस को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्वार्ट्ज की विंडो होती है इस हालो कैथोड लैंप में। अच्छा, इसका प्रोसेस ये होता है कि इसमें से जो रेडिएशन शार्प लाइन की जो रेडिएशंस हैं वो इमिट कैसे होती हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जब इस एनोड पे होता है तो इसमें जो फिलर गैस है आर्गन और नियॉन, वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे, ये जो एनोड है पॉजिटिव टंगस्टन का, यहाँ पे ये गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ ये जो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है इस एनोड के पास। तो आयनाइज जब होती हैं तो ये पॉजिटिव फॉर्म में ये गैसेस आ जाती हैं, कोई भी गैस आप यूज करो, आर्गन हो नियॉन हो। अब ये पॉजिटिव gases in the form of as a kind of ये पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये एक्सेलरेट होते हैं टूवर्ड्स कैथोड। तो जब ये स्ट्राइक करते हैं विद हाई स्पीड, तो यहाँ पे इन ये जो जिस मेटल का भी बना होता है ये हालो कैथोड, तो इसमें से एलिमेंट्स जो है ना वो एलिमेंटल फॉर्म में वो या एटॉमिक फॉर्म में वो एलिमेंट्स जो है ना वो इमिट होते हैं। तो यूं समझ लें कि ये आर्गन की या नियॉन के जो आयंस हैं, जो फिलर गैस है, वो बम्बार्ड होते हैं इस कैथोड पे और इसमें से एमिट होते हैं एलिमेंटल फॉर्म में। वो जो कंपाउंड जिसका भी आपने जिस भी एलिमेंट का ये कैथोड बना होता है वो एटॉमिक फॉर्म में वो इमिट होते हैं। अब क्या होता है कि ये जब यहाँ से टूटते हैं ये एटम्स, तो ये आपस में जो है ना वो कोलाइड करके हाई एनर्जी में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और वो उन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो थर्मली भी हो सकते हैं और विद कोलिजन ऑफ दी फिलर गैस भी हो सकते हैं, या आपस में भी कोलाइड करके वो एक्साइटेड गैस स्टेट में जब चले जाते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आते हुए वो कुछ इमिशन करते हैं, और वही एक्साइटेड स्टेट में से जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं वो जब इमिट करते हैं तो वो यहाँ थ्रू क्वार्ट्ज विंडो जो है ना वो लाइंस इमिट होती हैं और डायरेक्टली फॉल होती हैं ऑन दी, या पास होती हैं थ्रू फ्लेम, जिस फ्लेम में आपने उसी एलिमेंट की एटॉमिजाइजेशन या एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है किसी भी एलिमेंट को। तो वो ग्राउंड स्टेट में जब होता है वो वहां से उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देता है। समटाइम्स जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जाहिर है ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ भी जो प्रेजेंट हैं वो आपस में कोलाइड होके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट से वापस जो है ना वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि ये भी इमिशन करें, लेकिन चूंकि ये शार्प लाइन एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स जो इमिट करते हैं वो फार अवे फ्रॉम दैट ऑफ द एलिमेंटल एमिशन या एब्जॉर्प्शन का जो फिनोमेना जो जिस वेव लेंथ पे या नैनोमीटर में वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन दे रहे हैं, जो लाइन दे रहे हैं, उनसे ये गैस मॉलिक्यूल की जो लाइंस हैं वो काफ़ी दूर होती हैं, तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आपने उस डिटेक्टर को इस तरीके से ट्यून किया होता है
कि वो जो गैस की लाइंस हैं, इमिटेड लाइंस हैं, उनको वो रिकॉर्ड ही ना करे। The emitted lines pass through the lamp and absorbed by the test element, जो भी आपने फ्लेम में टेस्ट एलिमेंट रखा होता है। तो ज्योमेट्री को देखते हुए हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल दैट इज वेरी इजी। हालो कैथोड जो होता है दैट इज उसी एलिमेंट का बना होता है जिस एलिमेंट को आप डिटेक्ट कर रहे हो फ्लेम में, बिकॉज आपने जो एब्जॉर्प्शन के लिए वो जो रेजोनेंस है वो क्रिएट करनी होती है। तो जब भी ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्ब करके एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसकी वो जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब वो रेडिएशन होनी चाहिए जो उसने उसी की फॉर्म में या उसी की एक फॉर्म ने वो रेडिएशन इमिट की होती है। तो जब रेजोनेंस क्रिएट होती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। तो गैस मॉलिक्यूल एनोड पे आयनाइज होते हैं और ये पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं विद एक्सट्रीमली हाई एनर्जी या हाई वेलोसिटी टुवर्ड्स द कैथोड और इस पे बम्बार्ड होते हैं और यहाँ से हमारे पास एलिमेंट्स इजेक्ट होते हैं। वो एलिमेंट्स फिलर गैस के साथ स्ट्राइक करके या आपस में जो है ना वो कोलिजन करके एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं और उन एक्साइटेड फॉर्म में से जब वो एमिशन करते हैं तो हमारे पास वो एमिशन थ्रू क्वार्ट्ज विंडो से होते हुए सैंपल जो टेस्ट एलिमेंट है उसके पास पहुंचती है जो कि मोस्टली फ्लेम में प्रेजेंट होता है। रेजोनेंस लाइंस मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस जो होती हैं बस द मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब, जाहिर है जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन मैंने आपसे कहा था कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो आपके पास मूवमेंट होती है तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस होती हैं। समटाइम्स एलॉयज आर यूज जैसे मैंने कहा फॉर हालो कैथोड लैम्प टू डिटेक्ट 2 or 3 एलिमेंट्स इन द सैंपल, but the lifetime of such hollow cathode lamp is low, क्योंकि उसमें 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं और समटाइम्स वो जो क्वार्ट्ज की या ग्लास की आपने वो बनाया हुआ है उसका जैकेट उस पे वो जो है ना वो डिपॉजिट हो जाता है वन ऑफ 3 या 2 एलिमेंट्स। तो जो फंक्शन जिस जो आप चाह रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अचीव नहीं हो पाता with the use of alloys in hollow cathode lamp। फिर बारी आ जाती है बर्नर्स की, जो जो मोस्ट क्रिटिकल पोर्शन ऑफ द एटॉमिक इमिशन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री इक्विपमेंट का जो पार्ट है दैट इज फ्लेम इमिशन या बर्नर आप इसको कहते हैं। द सैंपल सॉल्यूशन इज aspirated by Venturi effect using support gas, the process called nebulization, and जो सपोर्ट गैस होती है मोस्ट ऑफ टाइम एयर होती है, larger droplets condense out and drain out remaining mix with the combustion gases। अब इस फिगर को अगर आप देखें यहाँ पे ये आपका सैंपल कंपार्टमेंट है जिसमें आपने सैंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अब ये जो है ना ऑक्सीडेंट है या जो आप कह सकते हो कि सपोर्ट गैस है जो कि यूजुअली एयर होती है, ठीक है। अब ये एयर जब आप यहाँ से इस पाइप के थ्रू मूव करवाते हो इस तरफ तो क्या होता है कि ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है। जब यहाँ से मूवमेंट ये इसकी होती है तो यहाँ से ये सक करता है सॉल्यूशन को दैट कंटेन्स योर एनालाइट और वो यहाँ पे वो एस्पायरेशन करता है या वो मिक्सिंग करता है। अब मिक्स होता है ये यहाँ से आप फ्यूल जो है ना वो सप्लाई कर रहे हो। वो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू गैसेस हो सकता है जो मोस्टली बर्नर आमतौर पे मार्केट में भी जो बर्नर यूज होते हैं उसमें 1-2 गैसेस जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है वो बर्नर के तौर पे उसको यूज करते हैं। तो यहाँ से आप सप्लाई करते हो फ्यूल और ये मिक्स होता है इस फ्यूल के साथ और जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं।
तो 90% ऑफ ड्रॉपलेट्स या सोल्यूशन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। ओनली 10% रीच in the form of fine spray towards the flame containing the fuel gases। ठीक है। तो इस इफेक्ट को विंटोरी इफेक्ट कहते हैं। ये मोस्टली जब आपने देखा होगा कि मार्केट्स में वो जो स्प्रे लोग कर रहे होते हैं तो वो इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक तरफ से जो है ना वो प्रेशर सिलेंडर के साथ लगाया होता है, गैस सिलेंडर के साथ, और उसमें जो सामने उसका कंपार्टमेंट में वो पेंट पड़ा होता है, तो उससे वो पेंट कर रहे होते हैं विद द इफेक्ट ऑफ नोन एज विंटोरी इफेक्ट। अच्छा, इसी तरह ये जो बर्नर होता है ये 3 स्लॉट बर्नर है, और इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ताकि मोस्टली जो आपका एनालाइट है उसका जो कंपार्टमेंट है या उसका जो एरिया है वो इंक्रीज किया जा सके। और यहाँ पे इस फ्लेम में और सारे प्रोसेस को आ, ये जो एस्पायरेशन का प्रोसेस है थ्रू वेंटोरी इफेक्ट, यहाँ से गैस, एयर या कोई भी गैस आप यूज कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल जा रहे हैं। और ये यहाँ पे सॉल्यूशन को जो है ना वो साथ में यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, तो इसको प्रोसेस ऑफ नेबुलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे प्रेशर के साथ इस फ्लेम में जो है ना वो इमिट होता है आपका सॉल्यूशन कंटेनिंग योर टेस्ट एलिमेंट। और इसी तरह वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और आप उसको डिटेक्ट करते हो। ओनली 10% is enter in the flame, 90% of the solution lost in this compartment through large droplets, and it is drained out। फ्लेम्स जो आप यूज करते हो एटॉमिक इमिशन में भी आप यूज करते हो उनको, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी आप उसकी यूज करते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी दिया गया है। हाइड्रोजन एयर है, प्रोपेन एयर है, प्रोपेन ऑक्सीजन है, एसिटाइलिन एयर है, उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में है वो दिया गया है। हाइड्रोजन आर्गन, entrained air containing air, acetylene air and acetylene nitrous oxide are most widely used for atomic absorption with premix burner। तो ये जो बर्नर हमने देखा था इसको इसको आप प्री मिक्स बर्नर कहते हो, क्योंकि बिफोर बर्निंग यू मिक्स योर सॉल्यूशन विद द फ्यूल जो आप, और ये आपका फ्यूल जो है ना ये सारे आपके फ्यूल हैं जो टेबल में दिए गए हैं। और प्रोपेन एयर का जो मिक्सचर है या जो फ्यूल है वो आप सोडियम पोटाशियम की जो उसको एटोमाइज करने के लिए या उसको जो है ना एलिमेंटल फॉर्म में लाने के लिए, उसको फिर एक्साइट करने के लिए आप यूज करते हो। Acetylene nitrous oxide sometimes cause ionization of the gases, but useful for elements that form stable metal oxides in acetylene air flame। Sometimes आपके पास metal oxides की फॉर्मेशन हो जाती है acetylene एयर फ्लेम में, तो उसको फिर आप उन मेटल्स की जो ऑक्साइड है उनको डिकम्पोज करने के लिए आप हाई एनर्जी फ्लेम का यूज भी करते हो। आपके पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में कुछ इंटरफेरेंसेस होती हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरफेयर करते हैं आपके रिजल्ट को। इसमें एक तो है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, either another emission line or molecular emission band that is present sometimes along with जिस लाइन को आप डिटेक्ट करने जा रहे हो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में, and this is close to your test element and are not resolved, क्योंकि बहुत करीब करीब होती हैं जो, और ये लाइन आपके सैंपल के मैट्रिक्स में से भी हो सकती हैं, ये फ्लेम जो आप यूज कर रहे हो उसमें से भी हो सकती हैं, जो सॉल्वेंट समटाइम आप यूज करते हो उसमें से भी हो सकती हैं। और
spectral interferences occurs. For example, separation between two lines is less than 0.1 angstrom. जो विनिडियम है उसकी आप यूं कह सकते हैं कि जो लाइन आती है बस 3082.11 पे, ये इंटरफेयर करता है विनिडियम एल्यूमिनियम को एट 3082.15 पे जो लाइन आ रही होती है, तो वो बड़ी क्लोज होती है। तो आपको जो मोनोक्रोमेटर का सेटअप है, जो जो इसकी रिजॉल्विंग पावर वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इन दो पीक्स को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या करते हो कि आप जो एल्यूमिनियम की एक और पीक होती है जो 3092 एंगस्ट्रॉम पे आती है, तो आप उसको जो है ना कंसिडर करते हो अपनी मेजरमेंट के लिए। Sometimes byproducts absorption and particles that scattered if from fuel and oxides then blank is run. कुछ बाई प्रोडक्ट्स जैसा कि उस एग्जांपल में स्टार्ट में हमने देखा कि आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स और कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम को आप डिटरमिन कर रहे हो तो उसमें वो बन सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लाइट्स को जो जो रेडिएशन सोर्स की तरफ से आ रही हैं तो उसको वो स्कैटर्ड करती हैं, तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन समटाइम्स आती हैं। और कुछ आपके पास फ्यूल में अगर उसकी वजह से या उसमें कोई या पार्टिकल्स हों, तो वो उसके लिए आप यूँ कर सकते हैं, अगर वो फ्यूल की वजह से हो तो आप एक ब्लैंक रन करते हो। ब्लैंक का मतलब ये है कि विदाउट सैंपल आप जो भी सॉल्वेंट जो है ना वो आप एवापोरेट करके इन द फ्लेम उसको आप रन करते हो। However, problem is severe when the interfering substances are from sample matrix. तो सैंपल मैट्रिक्स में से आपके पास जो इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। जैसे कि कैल्शियम इंटरफेयर बेरियम, जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो अ काइंड ऑफ ब्रॉड एब्जॉर्प्शन है और वो बेरियम को इंटरफेयर करती है। um, तो इस केस में आप क्या करते हो कि यू शुड यूज नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम। अब कैल्शियम अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उसकी ब्रॉड एब्जॉर्प्शन होती है जहाँ पे बेरियम की लाइन आ रही होती है आपके पास। तो आप क्या करते हो कि नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम करके आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को वो डिकम्पोज कर देते हो और कैल्शियम एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है, और एलिमेंटल फॉर्म में कैल्शियम और बेरियम वो फार अवे जो है ना वो लाइंस की जो है ना वो एब्जॉर्प्शन देते हैं। स्कैटरिंग जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का आप यूज़ करते हो, और वो जब इनकम्प्लीट बर्निंग उसकी होती है तो उसमें वो पार्टिकुलेट मैटर आपके पास आता है, और पार्टिकल्स विद डायमीटर ग्रेटर देन वेव लेंथ ऑफ द जो कमिंग रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स होती है उसकी वेव लेंथ से अगर उसका डायमीटर ज़्यादा हो तो स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है। फिर इसके लिए आप ये करते हो कि टू लाइंस करेक्टेड मेथड आप यूज़ करते हो। एनी डिक्रीज इन पावर ऑफ द रेफरेंस लाइन, आप एक रेफरेंस लाइन अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हो। अब जैसा कि आप हालो कैथोड लैंप अगर उसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन यूज़ कर रहे होते हो तो उसमें जाहिर है बहुत सी लाइंस उसमें से ओरिजिनेट हो सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि गैस की लाइन होती हैं, और कुछ और जो उसी एलिमेंट जिसकी आप डिटेक्शन कर रहे हो उसकी अपनी लाइन होती हैं। तो कोई एक लाइन आप चूज कर लेते हो जो कि वेरी नियरली या क्लोज टू दैट ऑफ दी जो टेस्ट एलिमेंट की जो अपनी एक लाइन जिसको आप देख रहे हो उसके बहुत करीब होती है। तो उन दोनों लाइंस को जब आप देखते हो, उस रेफरेंस लाइन को अगर उस रेफरेंस लाइन में डिक्रीज आ रही है तो आप उसको कैलिब्रेशन जब आप पहले की होती है तो उससे आप उसको उसको कंपेयर करके जो है ना वो अ, उसको रिमूव कर सकते हो उसके या उसको करेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक प्रोसेस है। डिक्रीज इन पावर इज देन यूज टू करेक्ट द एब्जॉर्बेंस ऑफ द एनालाइट। अगर उस लाइन में जो कि आपने टेस्ट लाइन जो एलिमेंट आप कर रहे हो टेस्ट उसकी लाइन के करीब वाली ली हुई है, अगर उस लाइन में भी डिक्रीज आ रही है
तो decrease in power is then used to correct the absorbance of the analyte. फिर आपके पास इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं फ्रॉम केमिकल्स, जिसको आप आयनाइजेशन इंटरफेरेंस भी कहते हो. मोर कॉमन देन स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस में आपके पास स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है, और वो जो है ना जो हम देख लिया है अभी इसमें. तो alkali metals and alkaline earth metals ionize in the flame. कुछ समटाइम्स आप जब फ्लेम की एनर्जी हाई होती है तो इजीली आयनाइजेबल जो होते हैं एलिमेंट्स वो इजीली आयनाइज हो जाते हैं. तो जाहिर है आप एलिमेंटल फॉर्म की एब्जॉर्प्शन या एमिशन देख रहे होते हो, तो जब आप आयनाइजेशन हो जाती है एलिमेंट्स की, अब बस रिजल्ट जो है ना वो सही नहीं आते. So, some readily ionizable substances may be added which suppress ionization of the required element. तो इसके लिए अब ये होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट आप उसके साथ रखें उस सॉल्यूशन में कि या उस फ्लेम में जब वो इंटर हो तो वो इजीली आयनाइज हो, जैसे कि सीजियम है और स्ट्रॉन्शियम टाइप के हैं. तो वो एज कम्पेयर टू जो आपके अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उसकी निस्बत से आप को वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उसमें फ्लेम में. तो वो इस इनकी आयनाइजेशन को अल्कली मेटल्स से सोडियम पोटाशियम जो है या कैल्शियम है, इनकी आयनाइजेशन को सप्रेस कर लेते हैं. ठीक है, एक प्रोसेस ये भी है. फिर रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स, समटाइम्स आपके पास रिएक्शन हो के आपस में कुछ कंपोनेंट रिफ्रैक्टरी जो स्टेबल कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं. कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की आपके पास एग्जांपल है. फॉस्फेट अगर प्रेजेंट है आपके मैट्रिक्स में, सैंपल मैट्रिक्स में, और वो कैल्शियम के साथ जिसको आप डिटेक्ट करने जा रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करके तो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट बनाता है, जो कि रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स हैं और ये बड़े पार्टिकल बनाता है. सो देयरफॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिस क्योंकि कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो आपके पास एब्जॉर्प्शन जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है. And this can be eliminated chemically. How? Strontium chloride को यूज करके और lanthanum nitrates can be added. और ये strontium chloride है या lanthanum nitrate है, ये फॉस्फेट के साथ जो इसका रिएक्शन है वो मोर फेवरेबल है एज कम्पेयर टू रिएक्शन ऑफ कैल्शियम. तो ये पहले रिएक्ट कर जाते हैं स्ट्रॉन्शियम और लैंथेनम फॉस्फेट, अगर उसमें आयन प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन मैट्रिक्स में तो कैल्शियम जो है ना वो उसको स्टेबल या फ्री कर लेते हैं या वो फ्री हो जाता है एज कंपेयर टू अगर उनमें ये एलिमेंट ये कंपाउंड्स ना हो. तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड और लैंथेनम नाइट्रेट ये फास्ट रिएक्शन करते हैं एज कंपेयर टू कैल्शियम विद फॉस्फेट. फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप EDTA जो है ना उसका यूज़ करो सॉल्यूशन में, और EDTA अगेन कैल्शियम और EDTA का जो कॉम्प्लेक्स का जो काइनेटिक्स है वो फास्ट है एज कंपेयर टू दैट विद द फॉस्फेट. तो यहाँ पे इसको आप इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करके एलिमेंटल फॉर्म में आप ला सकते हो या रेडिकल फॉर्म में भी बस आ सकता है. Some ions such as aluminum, titanium, molybdenum, vanadium reacts with oxygen or hydroxyl in the flame to produce thermally stable metal oxides and hydroxides. तो ये भी रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स हैं और ये हमारे पास इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं. एंड दिस कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर फ्लेम. तो आप जब हाई टेम्परेचर फ्लेम यूज करते हो तो वो उनमें इन सब के ये हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड जो है ना वो डिकम्पोज हो सकते हैं और आपके पास वो एलिमेंटल फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं एनालिसिस में. फिर फिजिकल इंटरफेरेंसेस आ जाते हैं. पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अपटेक इन द बर्नर इंक्लूड्स. फिजिकल इंटरफेरेंस में ये है कि जो
गैस आप प्री मिक्स चैम्बर में डाल रहे हो, उसका अपटेक को अफेक्ट अगर करे तो वो कौन से पैरामीटर्स, गैस फ्लो रेट है कि उसका गैस का जो फ्लो रेट आप दे रहे हो वो कम है कि ज़्यादा है, वेरिएशन इन सैंपल विस्कोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट वेरिएशंस, तो सॉल्वेंट और टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। ये भी एक फिजिकल इंटरफेरेंस में आ जाती है उसकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करने में। ये भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। हाई सॉलिड कंटेंट अगर उसमें हो आपके सॉल्यूशन में, तो वो भी फिजिकल इंटरफेरेंस काज करता है। चेंज इन फ्लेम टेम्परेचर, फ्लेम का टेम्परेचर ज़ाहिर है वो भी अफेक्ट करता है आपकी स्पेक्ट्रल जो इंफॉर्मेशन है उसको। So for these frequent calibrations and use of internal standards are generally carried out. Sample preparation dilute solution, इसमें क्या sample preparation के लिए आप most of the time dilute solution use करते हो, और बेहतर है कि उन dilute solution का filter कर लो because for removing the solid particles आपके sample में होंगे तो वो scattering का फिनोमेना करेंगे और उस वजह से आपके पास जो इंटरफेरेंसेस हैं वो समटाइम्स इमर्ज होती हैं, बिकॉज सैंपल इज टू बी वेपोराइज्ड, क्योंकि जितना वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा अच्छी तरीके से वो उसकी वेपोराइजेशन हो सकेगी। अगेन सॉल्वेंट फॉर स्टैंडर्ड एंड सैंपल शुड बी द सेम। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटली कोई सैंपल देख रहे हो, किसी वाटर कंटेंट, वाटर में किसी एलिमेंट का कंटेंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसके लिए तो आप वाटर का सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। लेकिन कोई पेट्रोलियम का कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए उसी तरह सिमुलेटेड कोई सॉल्वेंट आपने यूज करना होता है, उसके करीब करीब हो या उसकी तरह का ही हो स्टैंडर्ड और सैंपल के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री। अब हम क्वेश्चन और आंसर का सेशन जो है ना वो करते हैं।